नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। यूपी में बीजेपी की धूम है, योगी का जलवा कायम है, जो अलग अलग चुनाव के नतीजों में अब सामने आने लगा है। जी हां, पंचायत चुनाव में शानदार जीत का सिलसिला लगातार जारी है। बता दें कि ब्लॉक चुनाव में भी जीत जारी है। यूपी एक बार फिर से भगवा रंग में नजर आ रहा है। 825 में से 609 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों की जीत हो चुकी है। यह अभी तक का फिगर जो आपको बता रहे हैं। और 2022 चुनाव से पहले बीजेपी का जोश अब साथ में आसमान पर है। समाजवादी पार्टी के पास 93, अन्य के पास 111 सीटें आई हैं। 825 में से 609 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों की जीत। समाजवादी पार्टी के खाते में 93 और अन्य के खाते में 101 सीटें गई हैं। इसने 2022 चुनाव से पहले बीजेपी का जोश 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। कार्यकर्ता जीत का जश्न मना रहे हैं, झूम रहे हैं। बधाइयों का दौर लगातार जारी है और 2022 की पूरी तैयारी है। यूपी चुनाव से पहले ये जश्न बीजेपी का जोश बढ़ाने वाला है। यूपी चुनाव से पहले ये जीत कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने वाली है। यूपी चुनाव से पहले ये विजय विरोधियों की चिंता बढ़ाने वाली है। पंचायत चुनाव के बाद ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी बीजेपी ने विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया है। नतीजों की शुरुआत हुई तो शहर शहर से बीजेपी के लिए खुशी भरी खबरें आने लगी और ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव में भी बीजेपी का परचम लहरा गया। बीजेपी की इस लहर के बीच योगी आदित्यनाथ मीडिया के सामने आए तो जीत का सारा श्रेय पीएम मोदी के मार्गदर्शन को दे दिया। जो मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज से 7 वर्ष पहले इस देश को सबका साथ सबके विकास के रूप में दिया था, केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में प्रदेश संगठन और सरकार ने मिलकर के जन जन तक उन योजनाओं को बिना भेदभाव के पहुंचाने का कार्य किया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम उसके जीवंत उदाहरण है। योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी की जीत को जनता के लिए किए गए कामों का नतीजा बताया और कहा कि यूपी में जनता का रुझान बीजेपी के पक्ष में है। जनता का जो रुझान था वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि संगठन की रणनीति के तहत जो कार्यक्रम आगे बढ़ा उसका परिणाम था कि 75 जिला पंचायत अध्यक्ष में से भारतीय जनता पार्टी ने 73 पर अपने प्रत्याशी खड़ा किए थे, 2 अपने सहयोगी दलों को दिए थे। 73 में से भारतीय जनता पार्टी 66 सीटों पर चुनाव जीती और 1 पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल अपना दल एस ने विजयी प्राप्त की। कुल 75 में से 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों ने विजयी प्राप्त किया। यूपी में पंचायत के त्रिस्तरीय चुनाव को विधानसभा से पहले सेमीफाइनल की तरह माना जा रहा था। बीजेपी ने इन चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर बता दिया कि विधानसभा चुनाव विरोधियों के लिए आसान नहीं होने वाली। अगर आप देखेंगे पूरे सिनेरियो को, अगर आप देखेंगे लगभग 85% से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र पंचायत में और 85% से अधिक सीटों पर जिला पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन प्राप्त हुआ था। ये केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों को संगठन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का परिणाम है। बीजेपी की बड़ी जीत से उत्साहित कार्यकर्ता पार्टी को और मजबूत करने का दम भर रहे हैं, तो वहीं पार्टी अध्यक्ष जनता की सेवा से आने वाले चुनाव में जीत का भरोसा जता रहे हैं। आदरणीय मोदी जी के, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में गांव-गांव गरीबों की सेवा करना, उनकी योजना गरीब तक पहुंचे, उसके आधार पर हम चुनाव में जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे 2022 का भी। उसका आशीर्वाद लूंगा
आशीर्वाद लेकर हम लोग रहेंगे। जनता जनार्दन ही हमारा भगवान है, इसलिए उसके आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। गांव गरीब किसान ही खुशहाली का रास्ता दिखता है, इसलिए उनको किसी प्रकार की दुख न हो। आज भी जीतने के बाद चाहे हमारे ब्लॉक प्रमुख बने, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष बने, ये सब का दायित्व तो बनता है कि गरीबों की योजनाएं, जो विकास कार्य है, गांव गांव तक पहुंचे, गरीब तक पहुंचे। गरीब का खुशहाली हम सबके जीवन का लक्ष्य है। यूपी में बीजेपी की ये जीत बेहद अहम है, लिहाजा पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। पंचायत और ब्लॉक चुनाव में विजय के साथ बीजेपी ने यूपी में अपने अभियान का आगाज कर दिया है और अब पार्टी ऐसी ही विजय की तैयारी विधानसभा के लिए भी करने में जुटेगी। कुमार अभिषेक के साथ आज यूपी में बीजेपी का जलवा जारी है। एक के बाद एक चुनाव में बीजेपी अपना परचम लहरा रही है, जिसने 2022 के चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं में एक नया जोश डाल दिया है। पंचायत चुनाव से लेकर पार्लियामेंट चुनाव तक बीजेपी की धूम अब तक देखने को मिली है। ये यूपी में खिलते कमल का जश्न है। सूबे में चुनाव के नाम बदल जाते हैं, नेताओं के चेहरे बदल जाते हैं, क्षेत्र बदल जाते हैं, लेकिन 2014 के बाद से नहीं बदलती ऐसी तस्वीरें। बीजेपी के दफ्तरों में डांस करते कार्यकर्ता, ढोल नगाड़ों के बीच लहराते कमल के झंडे, मिठाई खाकर जीत का जश्न मनाते नेता। लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो या फिर ब्लॉक प्रमुख की जंग, हर कहीं बीजेपी बाजी मार रही है, जिसकी वजह बीजेपी अपने काम को बताती है। पीएम से लेकर सीएम तक की पीठ थपथपाती है। केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में प्रदेश संगठन और सरकार ने मिलकर के जन जन तक उन योजनाओं को बिना भेदभाव के पहुंचाने का कार्य किया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम उसके जीवंत उदाहरण है। पिछले 7 वर्षों के दौरान प्रदेश के अंदर और पिछले 4-4.25 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार के द्वारा गांव, गरीब, किसान, नौजवान और समाज के प्रत्येक तबके के लिए जो योजनाएं बनाई गई, ईमानदारी पूर्वक बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके तक उन योजनाओं को पहुंचाने का कार्य हुआ। पंचायत चुनाव में बीजेपी के जश्न का सिलसिला थमा भी नहीं था कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव एक बार फिर खुशियों की सौगात लेकर आया, जिसने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया है, क्योंकि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक यूपी में बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। पंचायत चुनाव की 75 सीटों में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 67 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं 2017 विधानसभा चुनाव में 367 सीट जीतकर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता के सिंहासन पर काबिज हुई थी। वहीं 2019 चुनाव में भी यूपी में एक बार फिर कमल ने परचम लहराया और बीजेपी सहयोगियों के साथ 64 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही। कोरोना की दूसरी लहर में यूपी के हालातों पर जमकर सियासत हुई। अस्पताल में मची अफरा तफरी की बात हो या फिर ऑक्सीजन की किल्लत, गंगा में बहते शवों का मामला हो या फिर बद इंतजामी, विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। चुनाव में मुद्दे जमकर उछले। वहीं योगी को लेकर नाराजगी की अटकलें सामने आईं, लेकिन ये मुद्दे नतीजों में तब्दील नहीं हो सके। पंचायत चुनाव को लेकर ब्लॉक प्रमुख तक बीजेपी का दबदबा देखने को मिला। आज तक ब्यूरो। जिला पंचायत में बड़ी जीत के बाद ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी बीजेपी की बम बम हो गई है। पार्टी नेता इस जीत पर बधाई दे रहे हैं, लेकिन जश्न के बीच सवाल उस हिंसा पर भी उठ रहे हैं जो मतदान के दौरान उत्तर प्रदेश के शहर शहर में देखने को मिली। कहीं कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई तो कहीं बीडीसी सदस्य को ही सरेआम अगवा करने की कोशिश की गई। कुछ जगह तो हालात ऐसे बिगड़े कि पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए।
दावे थे शांतिपूर्ण मतदान के, लेकिन ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बाहुबल का ऐसा जोर दिखा कि यूपी के शहर शहर में हंगामा मच गया। कहीं झड़प हुई, कहीं हिंसा, तो कहीं पुलिस के सामने ही कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। जिले जिले के मतदान केंद्रों पर हंगामा बरपा, लाठियां भी बरसी और तनाव के बीच जैसे तैसे ब्लॉक प्रमुख चुनाव के वोट डाले गए। कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर हंगामा कर रहे लोगों के हौसले इतने बुलंद थे कि प्रयागराज में पुलिस के सामने ही बीडीसी सदस्य को अगवा करने की कोशिश की गई। लड़की की तबीयत भी खराब है, हमारे कोई है नहीं घर में, हमको आजाद है और तो दे दिया। क्या जबरदस्ती कर रहे थे? क्या कर रहे थे? हमने दे दिया जिसको देना था। वहीं उन्नाव के मियागंज में वोट डालने जा रहे बीडीसी सदस्यों को खेतों में दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। ये हाल तब है जब प्रशासन पूरी मुस्तैदी का दावा कर रहा था और सरकार हर किसी की सुरक्षा का भरोसा दे रही थी। और एहतियातन सिविल पुलिस के अतिरिक्त 146 कंपनी फोर्स, 145 कंपनी, 2 प्लाटून फोर्स फील्ड में तैनात की गई है। और चुनाव के बाद मतगणना तक और मतगणना के बाद भी पूरी चौकसी बरतने के निर्देश मुख्यालय से दिए गए हैं और ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि किसी तरह की कोई हिंसात्मक घटना न हो। और ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जहां कहीं भी कोई व्यक्ति कानून को हाथ में लेने की कोशिश करता है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई नियमानुसार सुनिश्चित कराई जाए। लेकिन जमीनी हकीकत क्या रही, वो लखीमपुर खीरी जिले के सामने आए इस वीडियो से आप समझ सकते हैं, जहां खुद सत्ता पक्ष के विधायक शशांक वर्मा एसपी प्रत्याशी के पति को जमीन में गाड़ने की धमकी दे रहे हैं। तुम्हारी ब्लॉक उनकी भाई की वजह से है, ये याद रखना बस, जा वरना आपको होता है उठा के गाड़ दिया। ले जाओ भैया, उनसे तो ले जाओ, मत दिक्कत, ले जाओ भैया, ले जाओ वरना। ये वही लखीमपुर जिला है जहां 2 दिन पहले पर्चा दाखिल करने के दौरान महिला से बदसलूकी हुई थी, जिस पर हंगामा भी खूब हुआ और सियासत भी। जिला लखीमपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। हम इस समय पर लखीमपुर के जो लखीमपुर ब्लॉक है वहां पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि पूरे बाजार को एक तरीके से, आज चूंकि वीकेंड का लॉकडाउन है तो वो पूरे वीकेंड के लॉकडाउन में बाजार बंद करवा दिए गए हैं, बैरिकेडिंग लगाई गई है। जो पीएसी है वो पीएसी के जवान तैनात किए गए हैं, स्थानीय पुलिस फोर्स तैनात की गई है। जिले के कप्तान है वो जगह जगह पर जा करके देख रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। यानी कि लखीमपुर में जो घटना हुई उसके बाद से प्रशासनिक अमला चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बीजेपी विधायक का ये वीडियो वायरल होने के बाद चुनाव की निष्पक्षता फिर सवालों के घेरे में है। चुनाव के दौरान कई जिलों में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच सीधा टकराव दिखा। अमरोहा में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के समर्थक एक दूसरे पर टूट पड़े। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। बाराबंकी का हाल भी अलग नहीं था। यहाँ भी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के समर्थकों में झड़प हुई। मुजफ्फरनगर में भी पुलिस और कानून का खौफ टूटता दिखा। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में यूं लाठियां बजते पहली बार देखा गया। इन चुनावों को 2022 के फाइनल से पहले का ट्रेलर माना जा रहा है, लिहाजा सत्ताधारी बीजेपी और विरोधी इसमें बड़ी जीत हासिल करना चाहते हैं और जनता के बीच माहौल बनाने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन जीत की इस जिद में जिस तरह की हिंसा सड़कों पर दिखाई दी, वो कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। आज तक ब्यूरो। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में शहर शहर हिंसा हुई, कानून व्यवस्था पर सवाल उठे तो इस पर सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष ने सरकार से पूछा है कि आखिर शांतिपूर्ण मतदान के दावों का क्या हुआ, क्यों प्रत्याशियों को सुरक्षा नहीं दी गई और क्यों मतदान केंद्र जंग का मैदान बन गए।
प्रयागराज, अमरोहा, हमीरपुर, उन्नाव, मुजफ्फरनगर। चुनाव ब्लॉक प्रमुख का, पर तनाव किसी बड़े चुनाव से कम नहीं। हर ओर हंगामा, हिंसा, झपट और अफरा-तफरी। झड़प और अफरा तफरी। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में यूपी के शहर शहर से आई हिंसा की तस्वीरें कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं। आखिर शांतिपूर्ण मतदान के सारे दावे फेल कैसे हो गए और प्रत्याशियों को सुरक्षा क्यों नहीं दी जा सकी? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी हिंसा को लेकर योगी सरकार पर तंज कसा। राहुल ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश में हिंसा का नाम बदलकर मास्टर स्ट्रोक रख दिया गया है। राहुल के हमले के बाद कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि यूपी में चुनावी हिंसा के पीछे सरकार की शय है। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ही पूरा आयोजित जब वायलेंस हो तो उसको आप क्या कहेंगे? ये पूरी तरह से जंगल राज है जो लैंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिनकी जिम्मेवारी है वही लैंड ऑर्डर को बिगाड़ने में शामिल थे। वोटिंग के पहले ब्लॉक चुनाव के नामांकन के दौरान भी प्रदेश भर से हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी। नामांकन के वक्त प्रदेश का हर दूसरा जिला हिंसा की चपेट में आ गया था। कहीं पथराव हुआ था तो कहीं फायरिंग। सरकार ने तब हिंसा के पीछे विरोधियों की साजिश का आरोप लगाया था और हिंसा फैलाने वाले पर कड़ाई से निपटने की बात कही थी। काहे की हिंसा हुई? कहाँ हिंसा हुई? अगर कहीं कोई घटना घटी है तो जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अगर एक दो जगह कहीं हिंसा की बात या कहीं विवाद की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार है वो किसी को बख्शने वाली नहीं, चाहे वो किसी भी विचारधारा का, किसी भी पार्टी का सदस्य क्यों ना हो, चाहे वो बीजेपी के सदस्य क्यों ना हो। लेकिन इन दावों के बावजूद ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव में जमकर हंगामा हुआ। हालांकि ब्लॉक चुनाव में बीजेपी ने आधी से ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाया, लेकिन बागपत में हार से उसके सामने कई सवाल भी खड़े हुए। बागपत जिले की 6 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर सिमट कर रह गई। एक सीट किसान यूनियन के मद्देनजर गई तो बाकियों पर राष्ट्रीय लोकदल या फिर निर्दलियों का कब्जा रहा। यह साफ दिखाता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह से राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है। इन सब के बीच किसान आंदोलन कहीं बीजेपी पर भारी न पड़ जाए, अभी के सियासी समीकरण तो यही कहते हैं। ताकत दिखाने की होड़ कुछ ऐसी मची कि शहर शहर जंग के मैदान में बदल गया। ये तस्वीरें इस बात की भी ताकीद है यूपी में विधानसभा चुनाव का रण कितना भीषण होने वाला है। आज तक उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक को लेकर होड़ शुरू हो गई है। बिहार के बाद ओवैसी उत्तर प्रदेश में अपने मिशन में जुट गए हैं। ओवैसी की तैयारी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का विकल्प बनने की है और इस रणनीति के तहत ओवैसी ने पहले योगी को 2022 में रोकने की चुनौती दी और अब उन्होंने मुस्लिम यादव फैक्टर पर चलने वाली समाजवादी पार्टी पर वार कर दिया। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह गैंग के लोग यहाँ पर आकर कुछ नहीं कर सकते, ना हमारे देश में और ना ही प्रदेश उत्तर प्रदेश में। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह। हैदराबाद में आतंकी हमले कर सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई अगर आंख उठाकर भी देखेगा गलत आदमी, उसकी आंखें निकालने का काम हमारी जन से करेंगे। हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बनी। नहीं, ऐसा तो नहीं कि धर्मांतरण करा रहे हैं। जो धर्मांतरण को फंडिंग हो रही है, ये सब उसके बारे में इन लोगों का आना जाना हो रहा है। संकल्प मोर्चे का हिस्सा बनो और इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में योगी और बीजेपी की हुकूमत को शिकस्त देंगे। तो क्या ओवैसी योगी आदित्यनाथ को 2022 में दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, या फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव में ओवैसी की एंट्री से ध्रुवीकरण होगा?
ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ओवैसी फैक्टर से यूपी इलेक्शन में बीजेपी से ज्यादा विपक्ष का नुकसान होगा? वो तमाम सियासी जमातों को समझना चाहिए कि अब हम तुम्हारे रहमो करम पर नहीं है। जो सियासी जमात ये समझ रही है कि मजलूम अवाम अक़लियतों का कोई आवाज नहीं है और उनको सिर्फ एक इफ्तार की दावत करने से, उनको एक खजूर खिलाने से या एक मुशायरा करने से या कोई कव्वाली का प्रोग्राम करने से खुश हो जाएंगे। मैं इन तमाम लोगों को कहना चाह रहा हूं, ये सर्कस खत्म होगा, ये सर्कस के जोकरों का ये नाटक बंद होगा और ये सर्कस में जो रिंग मास्टर है, ये रिंग मास्टर को समझना चाहिए कि हम इस सर्कस के जोकर नहीं है, हम रिंग मास्टर बनकर तुमको हमारे इशारों पर नचाएंगे इंशाअल्लाह। बिहार और बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में ओवैसी ने अपने चुनावी अभियान की पहली दस्तक दे दी है। पूर्वांचल में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए ओवैसी मुस्लिम बहुल बहराइच आए और कैंप कार्यालय का उद्घाटन भी किया। लेकिन यूपी के सियासी मैदान में ताल ठोकने वाले ओवैसी के पहले ही कदम से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जिसकी चपेट में उन्हीं के सहयोगी राजभर आ गए हैं। वाराणसी में ओवैसी और राजभर के पुतले जलाए जाने की वजह बहराइच की सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह है, जिस पर ओवैसी ने चादर चढ़ाई। इस दौरान उनके साथ ओम प्रकाश राजभर भी थे। लेकिन बीजेपी का इल्जाम यह है कि ओवैसी और राजभर मुसलमानों को रिझाने के लिए राजा सुहेलदेव के स्मारक को भूल गए। बीजेपी कह रही है कि ओवैसी ने विदेशी आक्रमणकारी की दरगाह पर सजदा किया, जबकि उन्हें हराने वाले राजा सुहेलदेव की अनदेखी की, जिसे बीजेपी राजभर समाज और महाराजा सुहेलदेव का अपमान बता रही है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव को देवता तुल्य मानती आई है। ऐसे में उनकी इस कथित अनदेखी को बीजेपी ने भुनाने का फैसला कर लिया है। इसी सिलसिले में योगी के मंत्री अनिल राजभर ने इसे राजा सुहेलदेव का अपमान बताया। जो पाप कल ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी ने किया है, एक देश के लुटेरे का सम्मान कर कर और राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव का अपमान कर कर, इसका खामियाजा तो भोगना पड़ेगा। कितने शर्म की बात है कि महाराजा सुहेलदेव का नाम लेके और पार्टी बनाकर 18 साल से राजनीति की रोटी खाने वाले लोग और महाराजा सुहेलदेव का अपमान हो रहा है, तमाशा देख रहे हैं। सैयद सालार मसूद गाजी भारत पर 17 बार आक्रमण करने वाले महमूद गजनबी का भांजा था, जिसे बहराइच में तब बहने वाली टेढ़ी नदी के पास 1034 में महाराजा सुहेलदेव ने 5 दिनों तक चले भीषण युद्ध में पराजित कर मार डाला था। इसीलिए राजा सुहेलदेव को इस इलाके में हिंदू नायक के तौर पर पेश किया जाता है। बीजेपी ने बीते कुछ सालों में महाराजा सुहेलदेव को पूर्वांचल की राजनीति में अपना केंद्र बिंदु बनाने का प्रयास किया है। इसी साल 16 फरवरी को बहराइच के चित्तौरा में प्रधानमंत्री ने महाराजा सुहेलदेव स्मारक का शिलान्यास किया। सुहेलदेव का सियासी महत्व ओम प्रकाश राजभर के लिए बहुत ज्यादा है। उनकी पार्टी का नाम सुहेलदेव के नाम से ही शुरू होता है। राजभर की योजना ओवैसी के साथ मिलकर संकल्प मोर्चा के बैनर तले छोटे दलों को साथ लेकर 2022 के चुनाव में उतरने की है। लेकिन ओवैसी का पहला सियासी दांव राजभर के गले पड़ गया है। कहाँ थे पिछड़े समाज के नेता जो आज झुनझुना लेके आ रहे हैं समाज में? ये सब जनता सब जानती है। ये काफी जनता जांचेगी, कोई नेता नहीं, कोई अधिकारी नहीं जांचेगा। 2022 में भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनेगी, ये गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। ओवैसी जानते हैं कि अगर बीजेपी ने इसे मुद्दा बना दिया तो राजभर को नुकसान हो सकता है, सो उन्होंने इसकी काट के तौर पर योगी को चुनौती देना शुरू कर दिया है। ये सिर्फ 2 पर्सनालिटीज का मुकाबला ही नहीं है, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी उन बेवाओं की तरफ से योगी आदित्यनाथ को हराना चाहेगा जिनके हस्बैंड को सरकार ने कोविड के दौरान कोई मदद नहीं की। लाखों की तादाद में हमारी बहनें बेवा हो चुकी हैं, लाखों की तादाद में बच्चे यतीम हो चुके हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब ओवैसी ने योगी को चैलेंज किया। इससे पहले भी ओवैसी ने योगी को 2022 में रोकने की ख्वाहिश जताई थी। आज तक के साथ बातचीत में योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी की चुनौती को स्वीकार भी कर लिया था। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। बड़े नेता हैं, देश के अंदर प्रचार करते हैं,
उन्हें एक समुदाय विशेष का विशेष समर्थन प्राप्त है, उनके इस चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा नहीं आने देंगे तो बीजेपी इस बात को कहेगी कि बीजेपी 2022 में आकर के रहेगी। हर हाल में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार यूपी में बनेगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। बिहार के चुनाव में बहुत से जानकारों ने ओवैसी की एंट्री से बीजेपी को फायदे का दावा किया। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर नजर रखने वाले भी ओवैसी और योगी के बीच जंग में बीजेपी के फायदे को ही देख रहे हैं, जिसे बीजेपी ने कैश करवाने के लिए काम भी शुरू कर दिया है। ये मुंगेरी लाल के सपने कुछ चंद लोग देख रहे हैं राजनीति में। सपने देखना अच्छी बात है, मुंगेरी लाल के सपने नहीं देखना चाहिए। एक ही समुदाय के लोगों को टारगेट करके, इनोसेंट लोगों को टारगेट करके उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है, उनकी फंडिंग हो रही है, उसके तार भी देखना है कहां कहां जुड़े हैं। इनका बार बार आना उत्तर प्रदेश में और जाना ये कहीं न कहीं इस तरफ भी संकेत देता है। योगी बनाम ओवैसी के चुनाव से बीजेपी को कितना फायदा होगा ये तो अगले साल चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन आने वाले दिनों में ओवैसी और बीजेपी में जुबानी जंग जरूर तेज होने वाली है। बहराइच से अभिषेक मिश्रा, लखनऊ से संतोष कुमार और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनावों में बीजेपी की जीत से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बम बम है और इससे पहले पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भी बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। नतीजों के बाद योगी आदित्यनाथ से खास बात की थी मेरे सहयोगी कुमार अभिषेक ने। आज तक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री जी, आज तक में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो बधाई कि आप लोगों ने पंचायत के जो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए, बिल्कुल आप लोगों ने क्लीन स्वीप किया है। तो ये क्लीन स्वीप का क्या मायने है, इसको क्या समझा जाए, क्या इससे निकल करके आ रहा है? पंचायत चुनाव का परिणाम 2022 में भारतीय जनता पार्टी इसी तर्ज पर चुनाव के परिणाम लेकर के आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा और पिछले 7 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार के द्वारा और पिछले 4-4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, ये जनता के सामने है। जनता ने उसे स्वीकारा है। पंचायत चुनाव के परिणाम के साथ साथ 2022 के चुनाव परिणाम भी इसी तर्ज पर आएंगे, इसमें अब कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आपके इस जीत पर सवाल खड़ा कर रहा है विपक्ष। अखिलेश यादव ने कहा कि ये तो सरकार का चुनाव है, सरकारी मशीनरी चुनाव लड़ रही है, पुलिस वालों को लगाया गया है, कैंडिडेट्स को डराया धमकाया गया है। तो डायरेक्ट चुनाव जो जनता ने पंचायत चुनाव में वोट दिया वो जीते या वो आगे रहे, लेकिन इनडायरेक्ट चुनाव बीजेपी ने जीता। 2014 में भी जब चुनाव हुए थे तब इन्होंने ईवीएम पे ठिकड़ा फोड़ा था, 2017 में भी ईवीएम पे फोड़ा था, 2019 में तो एक मुहिम चलाई थी, ईवीएम के कारण विपक्ष हार गया। इसमें तो बैलेट पेपर ही था। जिस बैलेट पेपर की ये मांग करते हैं इस चुनाव में, वही बैलेट पेपर उपयोग किया गया। यानी ईवीएम का उपयोग करें तो बुरा, तब ईवीएम के कारण हार रहे हैं। बैलेट पेपर का उपयोग करें तो पुलिस ने के कारण। समाजवादी पार्टी फिर इटावा में कैसे जीत गई, बलिया में कैसे जीत गई, आजमगढ़ में कैसे जीत गई? क्या ये जिले यूपी से बाहर हैं क्या? बलिया में आज, अब इटावा की बात करूं, इटावा में सांसद बीजेपी के, 2 एमएलए बीजेपी के, बलिया में 4 एमपी बीजेपी के हैं, 2 लोकसभा के और 2 राज्यसभा के, 2 मिनिस्टर हैं, 5 एमएलए हैं, लेकिन जीत सपा की हुई। आपको लगता है नहीं कि ये निष्पक्षता की एक मानक है? यानी वे जीत गए,
तो उनको समर्थन है, हम जीत रहे हैं, तो ये प्रशासन का दुरुपयोग है। यानी मीठा मीठा थू और कड़वा कड़वा, यानी कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप, ये नहीं चलेगा। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी जो कि स्वयं भ्रमित है, इसलिए भ्रम पैदा करने की एक प्रवृत्ति उसकी हो चुकी है और वह उसी प्रकार के भ्रम को पैदा कर रही है। मुख्यमंत्री जी, ये किसान आंदोलन चला और उसके बाद किसान आंदोलन से एक नाराजगी उपजी, पंचायत चुनाव हुए, उसमें भी नाराजगी दिखाई दी। लेकिन आपको क्या लगता है कि अचानक ऐसा क्या बदला कि इतनी बड़ी जीत, इतनी बम्पर जीत आप पंचायत चुनाव में भी बीजेपी ही जीती है। याद रखना, पंचायत चुनाव में अगर आप देखेंगे मेजॉरिटी ग्राम प्रधान बीजेपी के कार्यकर्ता जीते हैं, क्षेत्र पंचायत के मेंबर बीजेपी के कार्यकर्ता जीते हैं, जिला पंचायत के 3050 जो सीटें हुई थी जीती गई थी, क्योंकि सिंबल नहीं था। देखिए, चुनाव, पंचायत चुनाव में पार्टी के सिंबल पे नहीं लड़ा जाता है, और ग्राम प्रधान के चुनाव में न पार्टी का समर्थन होता है, क्षेत्र पंचायत के चुनाव में भी पार्टी का समर्थन नहीं होता है। जिला पंचायत में पार्टी समर्थन करती है, तो बीजेपी के ही कार्यकर्ता जीते थे। बीजेपी और बीजेपी के समर्थक जो कार्यकर्ता थे, इनकी संख्या 3050 में से 1500 से ज्यादा थी। समाजवादी पार्टी की 750 के आसपास थी, बीएसपी की 300 के आसपास थी, और बाकी निर्दल थे, अन्य दलों के लोग थे। आप कैसे मान सकते हैं कि बीजेपी के साथ समर्थन नहीं था? और मुझे बताइए कि किसान आंदोलन का केंद्र बिंदु कौन था? मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बिजनौर, बुलंदशहर, संभल, अमरोहा, बागपत, मुरादाबाद, हापुड़, यही सब थे ना, गाजियाबाद, यही थे। बागपत को छोड़कर के सभी सीटें बीजेपी जीती है। अगर हमारे साथ समर्थन नहीं होता तो हमें भी सपा की तरह कैंडिडेट नहीं मिलते और प्रस्तावक भी नहीं मिलते। आखिर सपा के पास, अगर सपा को लगता है कि समाजवादी पार्टी या विपक्ष को यह लगता है कि उनके प्रत्याशियों को नामांकन नहीं भरने दिया गया, मुझे एक बात बताइए, उनके प्रस्ताव, उनको तो प्रस्तावक भी नहीं मिले। अगर उनके लोग जीते थे तो उनके लोग विड्रॉ कर रहे थे कि साहब हम नहीं समर्थन करेंगे इस प्रत्याशी को जिसको आप दे रहे हैं। वही तो कह रहे हैं कि वहीं तो डरा धमका दिया गया, वहीं का पुलिस का इस्तेमाल पहले चरण में नामांकन के दौरान आपको याद होगा कि 18 में से 17 भारतीय जनता पार्टी के निर्विरोध चुने गए थे, और अंतिम तिथि में 4 अन्य लोगों ने अपने वो वापस लिए। अगर उन चारों को भी अगर आप देखेंगे तो उन सब ने लिख के दिया था कि साहब नहीं, हम लोग वो नहीं करना चाहते, और ये बीजेपी को नहीं दिया था, जो आरो रहे होंगे उनको दिया होगा। बीजेपी के 22 में से 21 निर्विरोध हुए थे। एक समाजवादी पार्टी जीती थी इटावा में। जहां बीजेपी के सांसद हों, विधायक हों, क्या वहां पे समाजवादी पार्टी निर्विरोध जीत सकती है? ये चुनाव की निष्पक्षता की एक कसौटी थी। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास वहां समर्थन नहीं है और सदस्यगण चाहते हैं कि नहीं, फलाना प्रत्याशी वो किसी भी पार्टी का निर्विरोध चुना जाना चाहिए, वो चुने अपना। अगर हम लोग कानपुर में जीत सकते हैं, आगरा में जीत सकते हैं, मथुरा में जीत सकते हैं, तो इटावा में भी जीत सकते थे। क्योंकि चुनाव जब हम लोग, हमारा सांसद इटावा में जीता गया तो कहा गया कि साहब ये तो ईवीएम में गड़बड़ी कर दी गई, और जब उनका जीत रहा है पंचायत चुनाव में तो उनकी ताकत हो गई, उनकी लोकप्रियता हो गई। और अगर बीजेपी जीत रही है तो ये प्रशासन का दुरुपयोग हो गया, ये नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री जी, एक और सवाल इससे जुड़ता है ये कि जब अब आप लोग इतनी बड़ी जीत और इतना क्लीन स्वीप, तो क्या ये माना जाए कि ये पूरी तरीके से आपके नेतृत्व पर मुहर है? क्योंकि पिछले कुछ समय से कुछ सवाल उठाए जा रहे थे। नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, मार्गदर्शन उनका है, प्रेरणा उनकी है।
और भारतीय जनता पार्टी उनके प्रेरणा और मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश में भी हम प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और आगे भी भारतीय जनता पार्टी उसी मार्ग पर चलेगी। इसी से जुड़ा एक और सीधा सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2022 में भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? क्या 2022 आप जीतेंगे तो आप मुख्यमंत्री होंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार यूपी के अंदर बनेगी, मैं इस बात की गारंटी आपको दे सकता हूं, और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर सरकार अवश्य बनाएगी।